बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला है। मैं करंटली प्यास में एमएस फेलोशिप का स्टूडेंट हूँ। मेरी बेसिक डिग्री फ़िज़िक्स है और इस वीडियो को बनाने का मकसद फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना है कि वो इंट्री टेस्ट में किस तरह तैयारी कर सकते हैं और इंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं और उनके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो करने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा फॉर इनिशियल रीडिंग्स, फॉर इनिशियल प्रिपरेशंस, वो आपके पास जेविट एंड सर्वे की बुक है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। ये बुक जो है ये किसी भी फिज़िक्स के टेस्ट के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैं भी इसी से स्टार्ट करूँगा। जिसने भी प्यास टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वो सबसे पहले जेविट एंड सर्वे की बुक को पढ़ना शुरू करेगा। इसमें जो मैकेनिक्स का पोर्शन है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसके जो चैप्टर्स हैं एंगुलर मोमेंटम तक, ये जो चैप्टर 11 तक हैं इसके, ये आप लोगों ने यहाँ से नहीं करने क्योंकि इसने मैकेनिक्स के इस पोर्शन को कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो आपने किसी भी और अच्छी बुक से, ख्वाह वो HR की है या कोई और बुक है BSc की या ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो आपने उस बुक से ये जो चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करना है। इस बुक को आपने स्टार्ट करना है चैप्टर 12 से। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी है। इसमें आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह आपने इलास्टिक लिमिट को देखना है कि वो क्या होता है और उसके बाद आपने डिफरेंट उसके जो है वो फार्मूलाज हैं उसको आपने रिमाइंड करना है कि वो जो है शियर स्ट्रेस क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है ना आपने यहाँ से देखनी है। उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का चैप्टर है। इसके अंदर आपने बहुत अच्छे से केपलर लॉज को समझना है क्योंकि मोस्टली हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं केपलर लॉज के हवाले से कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो आ जाता है और केपलर लॉज को आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद आप जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड्स के हवाले से इसमें थ्योरी जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का इसमें चैप्टर है, चैप्टर 14। इसके अंदर भी आपने बहुत अच्छे से प्रेशर की जो है वो थ्योरेटिकल इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसके बाद आपने वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ को अच्छे से समझना है, इसके फार्मूले को समझना है कि ये कैसे अप्लाई होता है। इस तरह आपने फिर डिफरेंट जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन है उसको आपने समझना है और अर्शिमिदिस प्रिंसिपल है, इसका एक आधा एमसीक्यूज लाजमी हर पेपर में आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद आता है ऑसिलेशंस का पोर्शन आता है, वेव्स का पोर्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैकेनिक्स का, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप स्किप कर सकें। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, फोर्स ऑसिलेशंस हैं। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से करनी है। आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि क्रिटिकल जो है वो डैम्पिंग क्या होती है, ओवर डैम्पिंग क्या होती है, अंडर डैम्पिंग क्या होती है। इस तरह आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। वेव मोशन में भी आपको जो है ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव का डिफरेंस पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होती है, ट्रांसमिशन क्या होती है। उसके अलावा जो वेव्स की सुपरपोजिशन है उसका पता होना चाहिए, स्टेशनरी वेव्स का पता होना चाहिए। तो नोड्स और एंटी नोड्स का आपको फ़र्क जो है वो वाज़े पता होना चाहिए कि नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं। उसके बाद आती है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स को भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये बुक ऐसी है कि इसमें से कोई भी जो है वो टॉपिक स्किप करने वाला नहीं है। किसी भी चैप्टर को आप शुरू करेंगे तो आपको हर टॉपिक ही इसमें इंटरेस्टिंग लगेगा और इसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो हर चैप्टर करना है, हर चैप्टर की जो है सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपने तैयार करने हैं। साउंड वेव्स में आपने जो डॉपलर इफेक्ट है उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में मोस्टली एक या दो एमसीक्यूज आ जाते हैं। कोई कहीं ना कहीं सोर्स और
जो ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होती है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या जो आपके पास आती है उसको आपने जो है वो बहुत अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद ये यहाँ पे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम है, स्टैंडिंग वेव इन रॉड्स एंड मेम्ब्रेन है। ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से करनी है, बीट्स को बहुत अच्छे से करना है आपने। स्टैंडिंग वेव्स एंड एयर कॉलम्स के मोस्टली एमसीक्यूज आ जाते हैं, कॉलम जो है वो दोनों साइड से ओपन हो या एक साइड से ओपन हो तो उसमें किस तरह से वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद थर्मोडायनामिक का पोर्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्यास टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो इसके जो चारों चैप्टर्स हैं यहाँ पे आई थिंक जी 4 चैप्टर्स हैं इसके। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। टेम्परेचर जो है उसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं सारी उसकी वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। टेम्परेचर स्केल्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और फिर इनकी कन्वर्जन जो है सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में और वहाँ से सेंटीग्रेड से आपने केल्विन में जाना है, वो किस तरह से जाना है वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, इसकी आपको डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए कि हीट जो है वो पॉजिटिव कब लेनी है, नेगेटिव कब लेनी है, इस तरह वर्क डन जो है वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो ये आपको सारी एप्लीकेशन जो है वो इसकी पता होनी चाहिए। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ना है और फिर स्पेसिफिक हीट की जो है वो आपने डिफरेंट कंडीशंस देखनी है कि टेम्परेचर कम हो तो स्पेसिफिक हीट किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। और फिर आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हवाले से देखना है कि गैस मॉलिक्यूल्स में अगर जस्ट ट्रांसलेशन मोशन हो तो उसमें हमने स्पेसिफिक हीट को किस तरह से लेना है, अगर उसमें रोटेशनल भी आ जाए और वाइब्रेशनल मोड्स भी आ जाते हैं तो उसको आपने किस तरह से करना है। उसके बाद हीट इंजन और इंट्रोपी का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। और इसको आपने जो है हीट इंजन्स की जो डेफिनेशंस हैं और आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है, ये सेकंड लॉ की जो डेफिनेशंस हैं जो इसके साथ रिलेट करती हैं हीट इंजन के साथ और रेफ्रिजरेटर के साथ, उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। एंट्रोपी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आपने करना है और इंजन की जो एफिशिएंसी है उस पे आपने स्पेशल फोकस करना है। जब आप इंजन की बात करते हैं तो एफिशिएंसी की बात करते हैं और जब आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, उसको आपने बहुत क्लियरली देखना है कि आपने किस प्रोसेस में आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है और किस प्रोसेस में आपने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स ही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी थ्योरी बहुत अच्छी लिखी हुई है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से बताया गया है इस बुक में। और उसके बाद गाज़ीज़ लॉ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें से मैं कोई भी चीज़ जो है ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ कि आपने छोड़नी है, ये सारे आपने बहुत अच्छे से करने हैं। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जब भी आपने इस बुक को पढ़ रहे होना है तो इस बुक के एंड पे समरी हर चैप्टर की दी हुई है, उस समरी को आपने बहुत अच्छे से करना है और उसके साथ आपने जो एग्जांपल्स हैं इसकी सॉल्व एग्जांपल्स साथ साथ दी हुई हैं उनको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसमें आप जो अगर मैं तो कुछ थोड़ा बहुत बताऊं यहाँ पे, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने डिफरेंट जियोमेट्रीज के लिए जो है आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए कि सिलेंड्रिकल में किस सिलेंडर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी और इस तरह आपके पास स्फीयर के लिए किस तरह से होगी। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस तरह आपने कैपेसिटर के लिए भी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैपेसिटर की डिफरेंट ज्योमेट्री होगी तो उसमें किस तरह से कैपेसिटेंस होगी। फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सारे आपको जो है एक्सप्रेशंस फार्मूलाज जो हैं ये आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है, एक शेल के अंदर पोटेंशियल किस तरह से होता है, इस तरह स्फीयर की फिर आपने बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पार्ट 5 है इसका लाइट एंड ऑप्टिक्स। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है
इसमें से मोस्टली जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं। कनकेव मिरर होता है या कन्वेक्स मिरर होता है या कनकेव लेंस होता है या कन्वेक्स लेंस होता है। तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, फिर उसमें कनकेव और कन्वेक्स का पता होना चाहिए। फिर आपको डिफरेंट पोजिशंस पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और इसके बाद आपको इंटरफेरेंस जो है उसका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, और इसमें आपको जो इनके फार्मूलाज हैं कि कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इन्हीं में से ही क्वेश्चन मोस्टली आता है कि कभी ऐसे आ जाता है कि दो जो है कंसेक्टिव मैक्सिमा के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा या दो कंसेक्टिव मिनिमा के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मॉडर्न फिजिक्स आता है, उसमें पहला चैप्टर रिलेटिविटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास जो यहाँ पे एक टॉपिक है द लॉरेंट्ज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है यहाँ पे। इसमें मोस्टली रिलेटिव वेलोसिटीज कैलकुलेशन आती हैं कि एक स्पेसशिप ए है, एक स्पेसशिप बी है, एक स्पेसशिप सी है, तो वो तीनों जो है वो रिलेटिव मोशन में है। तो किस तरह से आपके पास वेलोसिटी एडिशन होगी, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी की जो इक्वेशन है और मैस और एनर्जी की जो इक्वेशन है यहाँ पे आपको नजर आ रही है 39.8 और 39.9 में, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो है वो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से के थ्रू हमें या तो मोमेंटम निकालना होता है या हमें मैस निकालना होता है। तो कोई ना कोई ऐसी हमें जो है ना वो एप्लीकेशन आ जाती हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। ये दो चैप्टर्स जो हैं ये बहुत बेसिक्स आपकी बनाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर इन दो चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप जो जेटली की बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके पहले जो दो चैप्टर्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि उनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके पास बेस बन जाएगी कि आपने जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह से अप्लाई करनी है या उसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या हैं। जो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं करने वाली, अगर मैं आपको फिंगर टिप्स पे बताऊं तो आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, कॉम्पटन जो है वो स्कैटरिंग है, और उसके बाद आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इनकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के क्लासिकल व्यू में ये तीनों जो है वो किस तरह से थे, फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने किस तरह से आपको इनको इनको मॉडिफाई किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी बेसिक्स जो है वो इसमें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये आपके पास इसकी एप्लीकेशन जो है, इसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी और डेल्टा ई वाले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स का आपके पास पोर्शन आता है। इसमें भी आपको जो तीनों मॉडल्स थे एटॉमिक मॉडल्स, जो रदरफोर्ड का था, बोर का था और प्लम्फर्डिंग मॉडल, तो ये सारे मॉडल्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इनकी जो लिमिटेशंस थी वो क्लियर पता होनी चाहिए और किस तरह से इनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई थी, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। स्पेक्ट्रा के हवाले से आपको जो बाल्मर सीरीज़ है या लेमन सीरीज़ है या फंड सीरीज़ है या ब्रैकेट सीरीज़ है, पास्टन सीरीज़ है, उनकी आपको लोअर लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए, अपर लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्मर सीरीज़ में एन जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, पास्टन में कहाँ से कहाँ वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड्स का चैप्टर है। इसमें आपके पास जो है थोड़ी बहुत वो बॉन्डिंग के बारे में बता रहा है, मेटेलिक बॉन्डिंग है या जो है आपके पास आयनिक बॉन्डिंग है, इस तरह इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर के टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर का जो है वो क्या कहते हैं, किस तरह वेरिएशंस आती हैं रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ, और सुपर कंडक्टर की किस तरह से आती हैं। इस तरह आपके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप में, पी टाइप में, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वो कौन से होते हैं, पी टाइप में कौन से होते हैं, एन टाइप में कौन से होते हैं। उसके बाद आपके पास
न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है और एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये 2 चैप्टर्स तो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आप प्यास की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर ये 2 चैप्टर नहीं किए, तो इसका मतलब है आपने तैयारी नहीं की इस चीज़ की। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी के मॉडल्स हैं, डिफरेंट आपके पास डीके प्रोसेसेस हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेपर में भी फ़ायदा देती हैं, और जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो उसमें भी इसमें से बहुत जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, इसने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं, और उसके साथ ही पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी का जो चैप्टर है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन है, उसके बाद कंजर्वेशन लॉज हैं। इसमें से बहुत एमसीक्यूज आ जाते हैं। कुछ हमारे पास प्रोसेसेस दिए होते हैं, और हमारे हमसे पूछा जाता है कि ये जो है डीके प्रोसेस जो है ये क्यों वैलिड नहीं है या ये क्यों वैलिड है। तो उसमें आपके पास कंजर्वेशन ऑफ बेरियम नंबर है या इलेक्ट्रॉन नंबर है, तो डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। मैं वीडियो के एंड पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा। आपने जब भी किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, और कुछ आप शेयर करना चाह रहे हो, तो आप मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। और एक साथ एक और बात मैं बताता चलूँ कि ये अभी मैंने आपको स्टार्टर दिया है, ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन का जो एक पहला स्टेप है, जो एक पहला आपके पास जो आपने उसकी करनी है, तो वो ये बुक है। इसके बाद जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें जो हैं वो हम शेयर करते रहेंगे ग्रुप्स में। तो फिलहाल के लिए आपने ये बुक जो है इसको बहुत अच्छे से करना है, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।